Hello everyone and welcome back once again for the sessions of class 11 accountancy। हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर कवर अप कर रहे हैं। हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से डिफरेंट यूजेस हैं बिल्स रिसीवेबल के, कि बिल जो रिसीवेबल है उसे एक ड्रॉर अपने पास भी रख सकता है और अगर वो चाहे तो उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल भी कर सकता है। हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। चलिए आज इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये डिसऑनर ऑफ अ बिल क्या होता है, क्या होगा अगर बिल डिसऑनर हो जाएगा, क्या असर पड़ेगा जर्नल एंट्रीज पर, जो हमने डिफरेंट केसेस किए हैं बिल्स रिसीवेबल के यूजेस के, उन पर हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं डिसऑनर ऑफ अ बिल का। When the acceptor of the bill, who is the acceptor? Drawee। जब जो एक्सेप्टर है वो रिफ्यूज कर देता है, मतलब वो पैसे नहीं पे कर पाता है ड्यू डेट पर, तो हम बोलेंगे कि बिल जो है वो डिसऑनर हो गया है। सो व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ द बिल रिफ्यूजेस टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट या ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, और ही और शी बिकम्स इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया निकल चुका है, बैंक्रप्सी आ गई है, तो उस केस में हम कहेंगे कि बिल डिसऑनर हो चुका है। इन केस ऑफ डिसऑनर द होल्डर ऑफ द बिल कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम एनी ऑफ द एंड्रोसर और द ड्रॉर। देखो ये कंसेप्ट हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि एंड्रोसर कौन होता है, एंड्रोसी कौन होता है। हम एक एग्जाम्पल के जरिए इसे समझते हैं। मान लो एक ए पार्टी है और एक बी है। ए ने बी पर बिल बनाया था, तो ए जो है वो ड्रॉर है और बी जो है वो है ड्रॉई, जिसे हम बोलेंगे एक्सेप्टर। अब लेट सपोज कि ये ए ने जो बिल है वो आगे फर्दर सी को एंड्रॉस कर दिया। अब अगर बी ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं कर पाता है तो उस केस में क्या होगा, जो सी है उसे पेमेंट नहीं मिलेगी ड्यू डेट पर, क्योंकि बिल अब उसके पास पहुंच गया ना एंड्रॉस होकर। तो सी जो है वो ए को आकर क्लेम करेगा, ए से कहेगा। तो यही बात आपको इस लाइन में लिखी हुई है कि जिसको भी बिल आगे फर्दर एंड्रॉस किया गया है वो एंड्रॉसर से, यानी कि ए से जो हमारी इस एग्जाम्पल के जरिए बना, या फिर जिसने भी बिल आगे फर्दर मतलब ट्रांसफर किया था, वो उस पार्टी से, उस रिस्पेक्टिव पार्टी से वो बिल की अमाउंट रिसीव कर सकता है, रिकवर कर सकता है। जैसे अगर ए ने एंड्रॉसमेंट की बजाय, मैं अगर एग्जांपल दूं कि बैंक से बिल को डिस्काउंट करवा लिया था, ड्यू डेट पर अगर एक्सेप्टर पेमेंट नहीं दे पाया, तो उस केस में जो बैंक है वो उस बंदे से, उस ड्रॉर से जिसने उसे एंड्रॉस किया था बिल, जिसने उसके साथ बिल डिस्काउंट करवाया था, उससे वो पैसे रिकवर कर सकता है। For this purpose, the holder of the bill must serve a notice of dishonor to the drawer and each prior endorser whom he seeks to make liable for payment। देखो सिंपल सी बात यह है कि अगर बिल डिसऑनर हो गया तो जिस पार्टी के पास वो बिल था, मतलब वो पार्टी जो होल्डर ऑफ द बिल थी, उसे जो उससे प्रायर होल्डर था, मतलब जिससे उसे ये बिल प्राप्त हुआ था, रिसीव हुआ था, वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को नोटिफाई भी तो करेगी ना कि भाई जो बिल तुमने मुझे दिया था वो तो डिसऑनर हो गया, मुझे तो मेरी पेमेंट मिली नहीं, तो अब तुम ही लायबल हो मुझे मेरी पेमेंट करने के लिए। तो इसलिए इस केस में एक नोटिस का कंसेप्ट जो है वो उभर कर आता है। सच नोटिस must be served immediately after dishonor or within a reasonable time. If this is not done, the holder of the bill loses his right to recover the amount from the party to whom such notice is not served। तो सिंपल सी बात यह है कि रहते टाइम पे, सही टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो जरूर आगे फर्दर सप्लाई हो जानी चाहिए कि भाई जो बिल था वो डिसऑनर हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो पर्टिकुलर पार्टी होल्डर ऑफ द बिल थी वो अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाएगी।
अब इसी नोटिस को, इसी नोटिफाइंग कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए हमारे पास ये एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है, नोटिंग चार्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है, प्लस अब डिसऑनर ऑफ द बिल के केस में तो हमारे पास ये आएगा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फटाफट से कि ये नोटिंग चार्जेस क्या होता है। टू एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट द बिल वॉज प्रॉपरली प्रेजेंटेड एंड डिसऑनर्ड, the bill is usually handed over to a person called notary public अपॉइंटेड बाय दी कोर्ट। देखो जैसे हम कई बार तहसीलदार के पास जाते होते हैं कुछ तहसील पे नोटरी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने के लिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पर यही बात बता रखी है कि इस सबूत को इकट्ठा करने के लिए, इस फैक्ट को, इस तथ्य को बनाने के लिए कि भाई बिल जो था वो हमारी तरफ से तो मतलब होल्डर करेगा ना ये काम कि मेरी तरफ से तो बिल प्रॉपरली प्रेजेंट हुआ था लेकिन सामने वाली पार्टी ने मुझे पेमेंट नहीं दी तो वो डिसऑनर हो गया। तो इस केस में वो क्या करेगा, वो नोटरी पब्लिक के पास, जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, वो उसके पास जाएगा। द नोटरी पब्लिक अगेन प्रेजेंट्स द डिसऑनर्ड बिल टू दी एक्सेप्टर फॉर पेमेंट। अब ये नहीं कि वो एकदम से अपनी स्टैंप लगा देगा, वो भी एक बार अपनी तरफ से कोशिश करेगा, वो भी उस डिसऑनर्ड बिल को फिर से दोबारा से प्रेजेंट करेगा एक्सेप्टर को। लेकिन अगर जो एक्सेप्टर है स्टिल रिफ्यूजेस टू मेक दी पेमेंट, तो नोटरी पब्लिक नोट्स डाउन द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑन द बिल इटसेल्फ। मतलब वो खुद भी अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, ये बात जानने की पूरी कोशिश करेगा कि क्या हाँ वाकई में बंदा नहीं पेमेंट कर रहा, तो उसके बाद ही वो ये नोटिफाई करेगा, उसके बाद ही वो अपनी स्टैंप वगैरह लगाएगा। तो सच एक्ट ऑफ नोटरी पब्लिक इज नोन एज नोटिंग। तो इसी काम को ही नोटिंग कहा जाता है। और जो नोटरी पब्लिक है वो इस काम के लिए एक छोटी सी फी चार्ज करता है जिसे हम नोटिंग चार्जेस कहेंगे। तो सच चार्ज आर पेड टू दी नोटरी पब्लिक फर्स्ट बाय दी होल्डर ऑफ द बिल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जो होल्डर ऑफ द बिल होगा, जिसके पास ड्यू डेट पर बिल होगा, एक्चुअली वही बंदा नोटिंग चार्जेस नोटरी पब्लिक को पे करेगा, बट आर अल्टीमेटली रिकवर्ड फ्रॉम दी एक्सेप्टर। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस उसे बियर करने पड़े, ये उसकी जेब से नहीं निकलने चाहिए थे। ये एक्चुअली जिसकी गलती की वजह से हुआ, मतलब एक्सेप्टर की वजह से हुआ, ड्रॉई की वजह से हुआ, तो इसलिए ये नोटिंग चार्जेस उसी से रिकवर करवाए जाएंगे या किए जाएंगे हम कह सकते हैं, बिकॉज ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दी डिसऑनर, क्योंकि उसकी वजह से ही बिल जो है वो डिसऑनर हुआ है। तो चलिए अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब हम जर्नल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा ड्रॉर, ड्रॉई या और जो पार्टीज एग्जिस्टेंस में आती हैं उनकी बुक्स में। देखो हमने ना डिफरेंट केसेस किए थे कि बिल को यूज किया जा सकता है। अगर ड्रॉर चाहे तो वो अपने पास ही बिल को रिटेन कर सकता है, अगर वो चाहे तो वो बिल को डिसऑनर करवा सकता है, एंड्रॉस कर सकता है, या फिर अपने बैंकर को कलेक्शन के लिए भेज सकता है। तो ये जो डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, जर्नल एंट्रीज हैं, वो हम ऐसे ही डिफरेंट केसेस की हेडिंग लिखकर ही समझेंगे। तो सबसे पहला केस जो कवर किया गया है वो है when bill is held by the drawer till the date of maturity। मतलब ड्यू डेट आने पर बिल जो है वो ड्रॉर के पास ही रहा है, उसने किसी से डिस्काउंट नहीं करवाया, उसने किसी को एंड्रॉस नहीं किया, उसने कोई बैंकर को कलेक्शन के लिए नहीं भेजा है। तो देखो उस वक्त दो पार्टीज ही एग्जिस्टेंस में आती हैं, एक ड्रॉर और एक ड्रॉई। तो अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो देखो दोनों की बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। देखो हमने अभी अभी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ा कि बंदा जो होल्डर होगा वो नोटिंग चार्जेस पे करेगा, इसका मतलब उसकी जेब में से पैसा गया। अब होल्डर कौन है इस केस में? इस केस में होल्डर ड्रॉर खुद है, तो इसका मतलब ड्रॉर की बुक्स में से ही पैसा निकल रहा है ना। तो ड्रॉर क्या करेगा? ड्रॉर टू कैश अकाउंट करेगा। लेकिन अब बिल को डिसऑनर करने की एंट्री क्या होती है? देखो जब बिल बनता था
तो हम एंट्री करते थे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉईज अकाउंट, है ना। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में वही एंट्री रिवर्स हो जाएगी। जो ड्रॉई है वो फिर से दोबारा से डेबिट होकर हमारा डेटर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्रॉअर ने उससे पैसे लेने हैं ना, और जिससे पैसे लेने हो उसे डेबिट किया जाता है। और बिल्स रिसीवेबल जब पहले एसेट की फॉर्म में एग्जिस्टेंस में आई थी तब उसे डेबिट किया गया था, लेकिन अब तो उससे पैसा रियलाइज ही नहीं हुआ, तो इसलिए उसे क्रेडिट कर कर उसका नेट इफेक्ट कैंसिल कर दिया गया। तो जर्नल एंट्री ड्रॉअर की बुक्स में बन जाती है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है। अब हमने अभी अभी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है कि ये जो नोटिंग चार्जेस हैं वो एक्चुअली ड्रॉई की गलती की वजह से हुए हैं, एक्सेप्टर की गलती की वजह से पे करने पड़े हैं। तो ये रियल एक्सपेंस किसका हुआ? ये ड्रॉई का एक्सपेंस हुआ ना सही मायने में, और हम हमारे एक्सपेंसेस को हमारी बुक्स में डेबिट करते हैं। तो ये पर्टिकुलर बंदा क्या करेगा? देखो, जब बिल बना था तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्स पेबल था, तो इसने एंट्री क्या की थी? इसने की थी ड्रॉअर अकाउंट डेबिट या ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब मैंने आपको क्या बोला कि जो बिल बनाने पर एंट्री होती है उसे हमने रिवर्स कर देना है, तो इसके केस में भी ऐसा ही कुछ करना है, हमने रिवर्स कर देना है। लेकिन इस बार इसकी बुक्स में नोटिंग चार्जेस भी डेबिट होंगे, क्योंकि ये इसका एक्स्ट्रा खर्चा है, ये इसकी वजह से पे करने पड़े हैं, इसकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ है। तो इस तरीके से ये जर्नल एंट्रीज जो हैं वो ड्रॉअर और ड्रॉई की बुक्स में आ जाएंगी बिल के डिसऑनर होने पर और नोटिंग चार्जेस के पे किए जाने पर। अब केस नंबर सेकंड हम एक बार आज के सेशन में सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझेंगे कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास की जा सकती हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, सेकंड केस था कि अगर बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया जाए और अगर अब ऐसा बिल डिसऑनर हो जाए तो क्या होगा। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि जो होल्डर है वो नोटिंग चार्जेस पे करेगा और वो बंदा फिर उस रिस्पेक्टिव पार्टी से क्लेम भी करेगा कि मुझे तेरी वजह से एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ी है, तो लाओ मुझे मेरे पैसे दो। अब आप खुद सोचकर देखो कि इस पर्टिकुलर केस में बिल जो है वो किसके पास था। अगर बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया गया था तो बैंक के पास था बिल, तो है ना। अब नोटिंग चार्जेस किसने पे किए? नोटिंग चार्जेस पे किए बैंक ने। तो बैंक किसको क्लेम करेगा? बैंक क्लेम करेगा ड्रॉअर को, क्योंकि उससे बिल किसने डिस्काउंट करवाया है? डिस्काउंट करवाया था ड्रॉअर ने। तो इस केस में ड्रॉअर और ड्रॉई की बुक्स में किस तरह से जर्नल एंट्री पास होंगी, क्योंकि बैंक की बुक्स में हमने एंट्रीज नहीं पास की हैं। हम ड्रॉअर और ड्रॉई की बुक्स या मैक्सिमम एक एंड्रोसी की बुक्स बना लेते हैं, तो इसलिए इस केस में बैंक नहीं, बस इसमें हमने ड्रॉअर और ड्रॉई की बुक्स को ही कवर करना है। और आप देख सकते हो, आपको देखने में पता चल रहा है कि ये जो ड्रॉई की बुक्स में एंट्री है ना, ये तो वैसी की वैसी ही है। इसमें हमने बिल्स पेबल को डेबिट किया है, नोटिंग चार्जेस क्योंकि इसका खर्चा है तो इसे डेबिट किया है, और ड्रॉअर को हमने क्रेडिट किया। ये सेम वही एंट्री है जो हमने यहाँ पर भी समझी है। तो इससे आपको एक बात क्लियर हो जाती है कि भाई ड्रॉई की बुक्स में तो एंट्री ना डिसऑनर की यही रहने वाली है, लेकिन ड्रॉअर की बुक्स में ना थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। अब कैसे पड़ेगा फर्क? देखो, फिर से वही ड्रॉई को ये डेबिट कर देंगे और बैंक को ये क्रेडिट कर देंगे। क्यों करेंगे? आपको पता है कि ये भी एक पर्सन है, बैंक भी एक पर्सन है, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर का रूल लगा दो। बैंक है बिल वापस करने वाला कि ये लो भाई पकड़ो अपना ये कागज का टुकड़ा, मुझे तो इसके बिहाफ पर पैसे नहीं मिले। तो गिवर कौन हुआ? क्रेडिट द गिवर, वो बिल दिया ड्रॉअर को वापस बैंक ने। ठीक है। अब ड्रॉअर क्या करेगा? ड्रॉअर सेम वही टुकड़ा जाकर देगा ड्रॉई को। अब इसका मतलब वो टुकड़ा रिसीव किसे हुआ? डेबिट द रिसीवर, मतलब ड्रॉई। तो ड्रॉई को डेबिट कर देना है और बैंक को क्रेडिट कर देना है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो एक और तरीका है समझने का, फिर से वैसे वाला ही कि भाई ड्रॉअर ने ड्रॉई से पैसे लेने हैं, क्योंकि
कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है क्रेडिट वाली, मतलब नॉर्मली हमें सेल परचेज वाली ही दी हुई होती है, तो ये ड्रॉई को डेबिट कर कर अपना डेटर बना लेगा दोबारा से, क्योंकि पैसे वसूल करने हैं और क्योंकि बैंक को ये लायबल है पे करने के लिए, जिससे हमने पैसे देने हो वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है, या सिंपल सी बात, बैंक हमारे बैंक वाले खाते में से, अकाउंट में से काट लेगा पैसे, तो इसलिए हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से जर्नल एंट्री जो है वो ड्रॉअर की बुक्स में आ जाएगी। लेकिन आपको दिख रहा है कि मैंने इसके साथ कुछ लिखा है। अब ये क्या है? देखो, जर्नल एंट्री तो ये है, लेकिन अमाउंट जो है ना वो समझनी पड़ेगी कि कैसे आएगी। इस अमाउंट में, मतलब इस जर्नल एंट्री को सिर्फ बिल की अमाउंट से नहीं पास किया जाएगा, इसमें अमाउंट ऑफ द बिल और साथ में नोटिंग चार्जेस भी इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि बैंक ने पे किया ना नोटिंग चार्जेस, तो बैंक किससे क्लेम करेगा? ड्रॉअर से। तो वो इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस आगे फर्दर जो ड्रॉअर है वो ड्रॉई से क्लेम करेगा। तो इसलिए इस केस में जो ये जर्नल एंट्री आएगी वो बिल की अमाउंट और नोटिंग चार्जेस दोनों को ऐड कर कर फिर आएगी। लेकिन ड्रॉई की बुक्स में सेम उसी तरीके से ही है, क्योंकि इसके लिए एक्चुअल वो एक्सपेंस है, तो ये अलग से नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट करेगा। नेक्स्ट, जब बिल थर्ड पार्टी को एंड्रोस किया गया हो और वो बिल डिसऑनर हो जाए, देखो सेम वही कंसेप्ट है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिल्कुल सेम वही। देखो आप फिर से देख सकते हो कि ड्रॉई की बुक्स में सेम वही एंट्रीज हैं डिसऑनर करने की। बिल डेबिट हो रहा है, नोटिंग चार्जेस इसके लिए एक्सपेंस हैं, तो ये उसे अलग से डेबिट करेगा, और ये ड्रॉअर को लायबल होगा पे करने के लिए, तो ये ड्रॉअर यहाँ पर क्रेडिट होकर इसका क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है। अब आप सोचो कि बिल किसके पास था? बिल एंड्रोस किया गया था, दैट मीन्स बिल एंड्रोसी के पास था। अब जो होल्डर ऑफ बिल हो, नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? वो पे करता है। अब जिसने पे किए उसकी बुक्स में आना चाहिए ना टू कैश, तो देखो एंड्रोसी की बुक्स में आएगा टू कैश, बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, और इस केस में जो एंड्रोसी है वो ड्रॉअर को क्लेम करेगा। वो ड्रॉअर को आकर कहेगा ना कि भाई तूने जो मुझे ये कागज का टुकड़ा दिया था, तूने मुझे जो ये बिल दिया था, मुझे तो इसके बेसिस पर पैसे मिले ही नहीं, अब तुम दो मुझे पैसे, प्लस तुम्हारा 1000 रुपए का बिल था, मुझे तो इस पर 100 रुपए नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़ गए, तो दो मुझे दोनों का इंक्लूडेड अमाउंट। तो इसलिए ड्रॉअर को ये डेबिट करेगा, बिल वाली अमाउंट भी रिसीव करेगा, और जो नोटिंग चार्जेस पे किए गए हैं इसके द्वारा कैश में, वो भी ये रिसीव करेगा, रिकवर करेगा। अब ड्रॉअर क्या करेगा? देखो बिल्कुल इसी तरीके से ही है। यहाँ पर बैंक के पास था तो बैंक को क्रेडिट किया गया था, यहाँ पर एंड्रोसी के पास है तो ये एंड्रोसी को क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। अब फिर से मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये केस में भी, इस केस में भी जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों को इंक्लूड कर कर ही जो अमाउंट आएगी उससे ये जर्नल एंट्री ड्रॉअर की बुक्स में पास की जाएंगी। ड्रॉई की बुक्स में फिर से वही एंट्री है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों केसेस आपको समझ में आ गए। चलिए अब देखते हैं एक लास्ट केस। देखो लास्ट केस है कि अगर बिल बैंकर को भेजा गया था कलेक्शन करने के लिए और अगर वो डिसऑनर हो जाए तो ड्रॉअर और ड्रॉई दोनों की बुक्स में क्या असर पड़ेगा। फिर से मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, ध्यान से देखो ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्रीज लिखी गई हैं। जो अभी तक आपको समझाया गया है बिल्कुल वही जर्नल एंट्रीज आपको ड्रॉई की बुक्स में दिख रही हैं। तो ये कंसेप्ट हमें क्लियर है। हमें सिर्फ ये पॉइंट समझना है कि ड्रॉअर की बुक्स में किस तरीके से जर्नल एंट्री ये आई है। देखो हमने बैंक में जब ये कलेक्शन के लिए भेजा था, रिमेंबर हमने डिस्काउंट नहीं, हमने कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भेजा है, तो हमने ये एंट्री की थी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है। इससे पहले
बिल बनने पर एंट्री क्या होती है? बिल बनने पर एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। ड्रॉर यही एंट्री पास करता है ना। मान लो ए है और बी है, फिर से सेम वही एग्जाम्पल, ए ने अगर बी पर बिल बनाया है तो ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? ए यही पास करेगा ना, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। तो इस केस में बी आर एक बार डेबिट और बी आर एक बार क्रेडिट, बी आर का अकाउंट तो नेट इफेक्ट कैंसल हो चुका है, लेकिन एक नया खाता एग्जिस्टेंस में आया था जिसका नाम था बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये हमारी बुक्स में एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब बिल डिसऑनर होगा तो क्या एंट्री पास की जाएगी? यही बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर पैसे कलेक्ट हो जाते हैं तो हम भाई बैंक अकाउंट डेबिट कर लेते होते हैं और बिल सेंट फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर देते थे, लेकिन अब इस केस में पैसा तो आया नहीं, तो ड्रॉई ही दोबारा से डेबिट होकर हमारा डेटर बन गया। ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्लोज करने के लिए पहले डेबिट हुआ था, डेबिट में बैलेंस उसका है, हम उसे अब यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। लेकिन फिर से वही, जिसके पास बिल था उसने नोटिंग चार्जेस भी तो पे किए, लेकिन अब इस केस में एक्चुअली मालिक तो ड्रॉर ही था ना। ये तो नहीं था ना कि बैंक के पास राइट आ गया हो वो पैसे इकट्ठे करने का। उसे सिर्फ कलेक्ट करने के लिए कहा गया है, उसे अपनी जेब में डालने के लिए नहीं कहा गया है। तो इस केस में माना ये जाएगा कि बैंकर आपके खाते में से ही पैसे निकालकर आपके बिहाफ पर नोटिंग चार्जेस भी पे कर रहा है। तो इसलिए इसमें कभी भी टू कैश नहीं लिखना है, इसमें टू बैंक अकाउंट ही लिखा जाएगा, क्योंकि आपके बैंक बैलेंस में से ही बैंकर पैसे काटकर नोटिफाई करवा कर आपको बिल देगा कि ये लो भाई बिल के पैसे नहीं मिले हैं, आप ड्रॉई से पैसे क्लेम कर लो। तो इसलिए इसकी बुक्स में एंट्री जो है वो कुछ इस तरीके की आएगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट में सामने क्या आएगी? नोटिंग चार्जेस वाली अमाउंट आएगी। ठीक है, ड्रॉई की बुक्स में सेम वही जर्नल एंट्री है। ये एंट्रीज जो आपको आज बताई गई हैं ये सिर्फ और सिर्फ डिसऑनर के केस की बताई गई हैं, क्योंकि अर्लियर जितनी हमने सेशंस अटेंड किए हैं उसमें जैसे हमने एंट्रीज करना सीखा है वो बिल्कुल वैसे की वैसे ही रहेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा आज का जो ये सेशन रहा है जिसमें सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया गया कि क्या होता है डिसऑनर ऑफ अ बिल, क्या होते हैं नोटिंग चार्जेस, ये सब आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। सेशन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा अगर मैं प्रैक्टिकल्स भी आज ही कवर करूंगी तो चलिए यहाँ पर पॉज लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कवर अप करेंगे। तो तब तक के लिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए एंड वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।